Well, hello and welcome to Rajya Sabha TV. This is Rajya Sabha News with the host Rajat Kane. Let's have a look at the top headlines. Defence Minister Rajnath Singh informs Rajya Sabha that India and China have agreed to disengage at Pangong Lake in eastern Ladakh, cease forward deployment in a phased manner. Social media important for digital India, but companies can't violate Indian laws. Misuse to spread fake news will be dealt with strongly, asserts Union Minister Ravi Shankar Prasad. And Rajya Sabha continues general discussion on Union budget. Finance Minister expected to reply tomorrow. Well, news in details. India and China have reached an agreement on disengagement of troops from north and south banks of Pangong Lake in eastern Ladakh. Union Defence Minister Rajnath Singh informed the Upper House this morning. Under the agreement, Rajnath Singh said both sides will cease their forward deployment in a phased manner, coordinated, verified manner as well in these areas. He added China will keep its troop to the east of Finger 8 at the north bank of Pangong Lake, while India will keep its troop at a permanent base near Finger 3. मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। Well, the Defence Minister also assured the House that India has not conceded anything while entering into a disengagement process, adding there are some outstanding issues with regard to deployment and patrolling at some other points along the LAC in eastern Ladakh. मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इशूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष
इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। हमारी यह भी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किया जाएगा। As the opposition demanded to question Defence Minister Rajnath Singh on his statement on situation in Ladakh, Chairman Naidu said Ladakh matter is matter of national security and members of parliament must speak in one voice. Let us not send wrong signals. Let us not send wrong signals. The entire House should be seen speaking in one voice. And then, please. Well, another important development, Union Minister Ravi Shankar Prasad today told the upper house that strict action will be taken against misuse of social media to spread fake news and fuel violence. Responding to queries of members during the question hour, Prasad said that social media has a big role in Digital India program, but its misuse will not be tolerated. Commenting on the government's commitment, to free speech and individual freedom, social media companies will have to adhere to rules if they want to continue working in India. हम सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। सोशल मीडिया ने आम लोगों को एम्पावर किया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ी भूमिका है। हम आलोचना के भी अधिकार का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सरकार तक की आप आलोचना कर सकते हैं क्योंकि संविधान का अंग है। लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। यह हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। सर, दूसरी बात, हम भारत के चुनाव की प्रक्रिया को बहुत ही आदर से लेते हैं और चुनाव आयोग ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कोई चुनाव को भ्रष्टाचार से प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह भी हम कहना चाहते हैं। और उसमें चुनाव आयोग के साथ साथ सरकारें भी काम करेंगी। जहां तक आप फेक न्यूज का सवाल है सर, मित्रवर प्रकाश जी यहां बैठे हुए हैं सर, एक फेक न्यूज को बस्ट करने का हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और जो फेक न्यूज डालते हैं तुरंत उसका करेक्शन भी यहीं आ जाता है। तो आज इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा। Well, moving on, the Business Advisory Committee has decided that discussion and reply on the general discussion on the union budget will be completed by Friday. So the first part of the 253rd session of Rajya Sabha will now end on Friday. The Finance Minister will respond to the discussion tomorrow in the upper house. Well, as the debate on the union budget continued, cross-party lines shared their views in the house. Let's listen in. स्वदेशी के नारा का क्या हुआ? ये बजट अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। बेरोजगारों, नौजवानों, किसानों को, छोटे व्यापारियों, अल्प आय के लोगों के लिए ये बजट बहुत निराशाजनक है। शिक्षा के क्षेत्र में मानो हम सोचते थे कि ये बजट कुछ बढ़ाया जाएगा, लेकिन गत बजट से जो है 6000 करोड़ से ज़्यादा बजट घटाने का काम किया गया है। जो खेल विभाग में है, चूँकि जुलाई में ओलंपिक होने जा रहे हैं, 230 करोड़ जो है बजट घटाने का काम किया गया है मानवर। इसी तरह से किसान सम्मान निधि में 10,000 करोड़ कम किया गया है। कोरोना काल में भी स्कूल बंद थे, लेकिन जो बच्चियों को साइकिल मिलना था उसके पैसे उनके खाते में पहुंचा दिए। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो सरकार है इसकी सोच ही है कि जो भी हमारे सबसे बिल्कुल अंतिम छोर पर गांव में रहते हैं उनको विकास की सब चीजों का लाभ मिल जाए। आप कह रहे हैं कि साहब बड़े लोगों के लिए सिर्फ काम हो रहा है। एकलव्य स्कूल में कौन पढ़ता है? जो हमारा आदिवासी इलाका है, एकलव्य स्कूल में कौन पढ़ता है? और उस एकलव्य स्कूल में और अच्छी पढ़ाई हो और अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए इस बजट में प्रावधान है।
आप कह रहे हैं बड़े लोगों के लिए काम करते हैं। 1000 करोड़ की व्यवस्था किसके लिए किया गया है? जो आसाम में, बंगाल में हमारे जो टी वर्कर हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए किया गया है। ये क्या चीज है? यही तो इक्विटी है, यही तो न्याय के साथ विकास की बात है कि सभी क्षेत्रों का विकास हो। I like to say the union budget for 2021-22 is very disappointing, and it has failed miserably in addressing the present situation. When the country is going through a worst crisis in its history, the Honorable Finance Minister has presented a budget that does not have any vision and program to overcome it. Budget is filled with proposals that will enable to implement its agenda of privatization. It did not heed to the suggestions of renowned economists, saying that government should implement plans to reach money into the hands of people, to increase their purchasing power, to uplift Indian economy, which was in a verge of collapse much before COVID. The budget is far away from the ground realities and cruelly insensitive to the sufferings of the toiling mass. दो चार चीजें रखूंगा। रिडक्शन इन स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, अगर रियल टर्म्स में आप डेटा को देखिए, देयर इज अ डिक्लाइन इन एजुकेशन स्पेंडिंग बाय ₹6076 crores in real terms, approximately 6% this year. Both the school education and higher school education division have their budgets cut. Centrally sponsored scheme में school education and literacy 43,285 crores, which is less than 50,380 crores of the budget figure of past years. मैम आपके आंकड़े हैं, मैं आपके आंकड़ों को सिर्फ सामने रख करके बताना चाहता हूं। फिर इश्यूज ऑफ री इनरोलमेंट है, जिसके बारे में कई सर्वे रिपोर्ट आ चुकी हैं। सब डिजिटल डिवाइड, माननीय सभापति महोदय, इस पूरे कोरोना काल में एक्सेस टू टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण रहा। ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, कई उस पर सर्वे आ चुके हैं कि इसने अवसर को लिमिट कर दिया है। ड्रॉप आउट्स बढ़ रहे हैं, वो हमारी चिंता का विषय होना चाहिए कि कैसे उन हाथों तक, उन घरों तक जो हाशिए के लोग हैं, हम कौन सी मदद पहुंचा सकते हैं। बड़ा आसान है कई लाख करोड़ किसी का माफ करना, लेकिन उससे भी ज्यादा आसान है कुछ हजार हर घरों तक पहुंचा देना, ताकि वो डिजिटल डिवाइड से लड़ पाए और एक महफूज व्यवस्था में जी सके। Sir, climate change poses one of the biggest challenges of mankind. It challenges our very existence. Our future is at stake. Countries all over the world are declaring climate emergencies. So India is one of the hotspots and vulnerable to climate change. And sadly, sir, I feel sad that there is no mention of this impending danger in the budget speech or the book that we have got. Sir, unemployment, one of the great challenges to the nation. The government has decided to increase capital expenditure, sir. When capital expenditure is going to be increased, automatically new railway station, new airport, new shopping port is coming up, sir. It means automatically their job will be created, sir, and it will create job, because capital expenditure is capital expenditure. So automatically job will coming out, sir, and it will be helpful to curb the somehow it will helpful to curb the unemployment in our country, sir. The reality is there is no demand in the bulk of India. I'm talking about a relatively advanced state like Tamil Nadu. Imagine what the situation will be in relatively backward states like Bihar, Uttar Pradesh, Orissa. My heart pains for them. I'm not happy they are backward, but it will be worse in those states. Sir, the answer to India's economic situation is to take the advice of well-meaning critics, distinguished Indian
economists who may be in India, who may be abroad, and address the structural issues facing the economy and immediately addressed the needs of the poor people. This is what my colleague Mr. Sibal said yesterday. You have ignored the poor, you have ignored the unemployed, you have ignored those who have lost their jobs and still looking for those jobs. You have ignored the MSMEs which are closed down. You have ignored the jobs that were lost in the closed down MSMEs. If you ignore the bulk of India, who is this budget for? 2013-14 में इनकम टैक्स की रिटर्न 3 करोड़ 31 लाख फाइल होती थी और आज के दिन में 3 करोड़ 31 लाख से बढ़ करके 2 गुना 6 करोड़ 48 लाख रिटर्न फाइल होती है। अब बताइए मध्यम वर्ग के लोग खुश हैं, उनकी आय बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? In 2019-20 our economy contracted by 4.1% and it further contracted by 7.1% in 2020-21. And on 4th January this year, the World Bank Global Report estimated India's GDP to plunge 9.6%. However, the spokespersons of the government say that such reports should not be relied upon. The Union government has announced a package of 35,000 crore for nationwide vaccination program to combat COVID-19. This will definitely help all the states, including Tamil Nadu, to recover from the pandemic. In this connection, I would request the Centre to enhance the financial assistance provided to Tamil Nadu to continue our efforts to save the lives of the people. At 4.78 lakh crore, the total defense budget for BE, total defense budget estimate BE for FY 21-22 is only 1.4% higher over last year's 4.71 lakh crore, while we face two hostile nations, Pakistan and China. Pakistan has increased its recent 2021 defense budget with 5% hike in comparison to 1920, and China has increased its 2021 defense budget by 6.6% compared to 1920. Defense accounted for 15.5% of India's budget estimate last year, but this year it is only 13.9%. The budget, which was full of rhetoric about the Atmanirbhar Bharat and the 5 trillion economy, has cut down the budget allocation for the midday meal scheme by rupees 14,000 crores. Push to create new infrastructure is appreciable, but certainly not at the cost of doing away with our national assets, that is by selling or privatizing profit-making public sector companies. It is shocking that the monetization project included sale of valuable land held by the public sector companies. The increase in FDI in insurance from 49% to 74% is highly objectionable. Why are the farmers on the street? Why are the farmers committing suicide? Why are the farmers in debt? I think this government needs to look at that issue, because the main reason is this government is not thinking out of the box. I request the Honourable Minister particularly and also the central government to allocate funds in order to fulfill the demands of AP Reorganisation Act. I request the central government to take special steps immediately in order to protect and save the people of Andhra Pradesh from the state government oppressive and suppressive acts. We are all with you on this issue. Fighting our enemy countries, we are all with you. But you are not giving enough information to the political parties of the country. You are not taking into the conference to all political parties. That is what the country is lacking. You. सर, ये बजट जो है एक आशा है, इस बजट में आशा की किरण दिखती है। Please go to your seat. आशा है नए भारत के निर्माण की, आशा है आत्मनिर्भर भारत की। Please go to your seat. और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। I have said if everything is unparliamentary, it will be looked into. देश ने भूरी भूरी प्रशंसा की है।
Well, senior colleague Akhilesh Suman joins us from the Parliament House complex. Akhilesh, many thanks for joining us. You've been covering this session threadbare. Just take us to what all happened since morning in the upper house. You know, Rajat, the best half of part of the parliament session is always when the parliamentarians are engaged in debate and discussion. And in that way, I can tell you that today was one of the best days that parliamentarians were engaged in debate and discussion since very morning. And, you know, the time was, increased for 1 hour, but members were sitting in the house and putting their views on the budget, even when they resented, but they had put their budget very forcefully. And I think that this is always be a guiding force for any government, that they can hear nuances that what people in the opposition, people in the fierce opposition are thinking about their agenda. And I think this was one of the major points that Finance Minister Anurag Thakur was trying to reply, though his time was over because the time at 3 was over. But in a way that I will tell you, very constructive day. And if you see that Chairman M. Venkaiah Naidu was also very cheerful in the morning when he also took some members with some cheerful words, like he told Nityanand Rai, means, always happy man, Nityanand Rai, Nitya Anand. Then he also told that there is one Sadanand also, always happy. So in a way, he tried to make the mood of the house very light. And in that way, the Defence Minister Rajnath Singh spoke, and it was very, welcome, and it was much awaited thing, a statement from the government that what was happening on the Chinese border. While there were, a sense of some way, how or other members in the opposition side were wanting that some clarification should be there, but Chairman told them that it is a very sensitive issue and it should not be debated, because we are amidst the discussion now. Because once theoretically we have decided to remove our forces, like Chinese forces and Indian forces, from all the areas, but disengagement has started in one place, so it has to continue. So I think Chairman did not want that we should create a certain situation that may put diplomatic efforts of Government of India in certain complex situation. But one can tell that I was talking to opposition members also, and they told that yes, they are happy that this engagement is taking place. But opposition is always opposition, and they want clarification from the government. Right, Akhilesh. So, right, Akhilesh. Many thanks for joining us and telling us what all happened in the session. Stay tuned. We will surely come back to you later in the day. Well, moving on, External Affairs Minister S. Jaishankar said that sustained diplomatic efforts with the government is trying to secure the release of all Tamil fishermen in Sri Lanka. The minister said the fishermen have been provided consular and legal assistance by the Indian High Commission in Colombo and the consulate in Jaffna. Sri Lankan Navy not only manhandle our fishermen, they also shoot at them, and they also seize the boats and keep them exposed in the hot sun and rain. Sir, my question is whether the government has taken initiatives to get back the boats, or to get compensation for those boats or the lives that has been lost by way of shooting by the Sri Lankan Navy. Sir, we give the utmost attention both for the release of fishermen and for the release of boats which are taken into custody by Sri Lanka. Right now, there are no Indian fishermen in custody of Sri Lanka. There were 9 till recently. They have been released. As of now, sir, there are 62 boats, Indian boats, which we are trying to get released from Sri Lankan custody. Previously, there were 173 boats, but out of which 36 were salvageable. So, the auction procedure for the unsalvageable boats are currently under discussion. Our endeavor would be whatever can be returned, we will get returned. Whatever can be salvaged, we will expedite this. Well, several important issues of public importance were also made in the upper house during 0 hour. Member D.P. Watts raised the issue of employment opportunities for the war widows, while member Rajiv Satav called for immediate appointment of Chief Commissioner for National Trust for Persons with Disability. Member Sampathia Urike demanded inclusion of Gondi language in the 8th schedule. 5 दिन के ग्रूलिंग सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि स्क्रीनिंग, ग्रुप टेस्टिंग
इंटरव्यू एंड साइकोलॉजी टेस्ट को पार करते हुए कुछ वीर नारियां क्वालिफाई कर जाती हैं, मगर खेद की बात यह है कि क्वालिफाई करने के बाद भी कुछ रह जाती हैं वैकेंसी की कमी की वजह से, जबकि फ़ौज में कई हज़ार अफसर्स की वैकेंसीज हैं। तो इट इज़ क्वाइट डिसहार्टनिंग। आपके माध्यम से मैं दरख्वास्त करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कि इसमें वैकेंसीज को बढ़ाया जाए और वीर नारियों को निराश ना किया जाए। सभापति महोदय, 2016 में तो हमने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार का अधिनियम 2016 पास किया, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन टिका है चीफ कमिश्नर पर। तो जब तक चीफ कमिश्नर फुल टाइम वहाँ पर अपॉइंट नहीं होगा, तब तक सही मायने में दिव्यांग भाई बहनों को हम अधिकार पूरी तरह से दे नहीं सकते। पूरी कठिनाई का वो सामना कर रहे हैं। दूसरा अध्यक्ष महोदय, नेशनल ट्रस्ट और पुनर्वास आयोग जो है उसका भी अध्यक्ष पद का पद रिक्त है। ननकंतना नवा भाषा ते कि चूँकि मावा भाषा हिंदू आणि मावा भाषा ते लाखों लोग वंचित और तो ननकंदाताना नियम माध्यम से तीन मावा सरकार इधन जरूर क्या दल आणि नन लाखों करोड़ों लोगों तल उन तल माध्यम तल नीकुन कंदाताना जोहार परिणाम। Well, that's it in this edition of Raj Sabha News. Stay tuned to Raj Sabha TV for more national and international stories. Thank you and goodbye.